वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग और ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर 6 हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी हमने रिक्रूटमेंट वाला पार्ट शुरू कर चुके हैं। हम रिक्रूटमेंट वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमने ख़त्म किया था। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले का वीडियो देख लें, तभी उनको ये वीडियो समझ में आएगा। तो एक माइंड मैप मैं बनाया था आप लोगों के लिए। आई होप आप सबने वो चीज़ बनाया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ माइंड मैप। हाँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको एक डायग्राम पैटर्न दिखता होगा, माइंड मैप जिसको मैं बोल रहा हूँ। ये लास्ट क्लास में मैं बनाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में। इसमें स्टाफिंग के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। पिछले क्लास में हमने किया था इंटरनल सोर्सेस ऑफ स्टाफिंग रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमने किया था, जिसमें हमने देखा था ट्रांसफ़र और प्रमोशन। आज हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारा चीज़ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आज हमारा रिक्रूटमेंट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिलेक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनल रिक्रूटमेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा, ये बहुत ईजी भी बनेगा, साथ में आप देखेंगे और अंत तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। तो देखेंगे आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 6 स्टाफिंग और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसा कि मैंने बताया। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है? जब हम एम्प्लॉई, अब रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है ये तो मत पूछेगा मेरे से, क्योंकि लास्ट 2 क्लास से हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं रिक्रूटमेंट अभी फिर से बताऊंगा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अब जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले का 2-3 क्लास देख लेंगे आपको, तो आपको रिक्रूटमेंट मतलब क्लियर हो जाएगा, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? जब रिक्रूटमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एम्प्लॉई हैं उनको नहीं लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम एम्प्लॉई को कॉल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो भी टैलेंट हैं हम उनको सर्च करके लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत सिंपल है, जैसा नाम में आप मीनिंग छुपा हुआ है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जो इंटरनल के अलावा जो अदर तरीका है वो है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ recruitment. When the candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. Very simple. In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम किसी को एम्प्लॉय किए। सपोज मान लीजिए, फिर भी मैं बता देता हूँ एक तो छोटा सा डायग्राम बना करके। यहाँ पे ये आपकी कंपनी है, आप इसके मालिक मिस्टर होशियार। अब आपने देखा कि आपकी कंपनी में कुछ वैकेंसी है, तो आप क्या करेंगे? बाहर से कुछ लोगों को अपनी कंपनी में पनाह देंगे। क्या? अब आप पूछेंगे क्या? पनाह मतलब वही जगह देंगे। ठीक है, बाहर से कुछ लोगों को आप बुलवाएंगे कि हमारे कंपनी में काम करो आ करके। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। कंपनी के बाहर है ना, ये देखिए, कंपनी अलग, ये अलग कंपनी, और इसके बीच में डिफरेंस है ना, तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको समझ में आया। अब मेथड्स में बता देता हूँ कि क्या क्या मेथड्स हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के।
तो मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या क्या है, ठीक है। मेथड मतलब किन किन तरीक़ों से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका है मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मतलब किन किन तरीक़ों से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब बाहर से एम्प्लॉय को ला सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। पहला और सबसे ईजी तरीका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट आप बोल दिए कि हमको एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, हम खाली बैठे हैं, हम खाली बैठे हैं, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन खाली बैठा है, जिसको आना है आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करो, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप पूछेंगे सर क्या रियल में ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे ही होता है, बस क्या है ये सब्जी वाले की तरह बुलाया नहीं जाता है, उनको तरीके से बुलाया जाता है। देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट ए नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री वर्कशॉप, मतलब जो उनका गेट है ना, जैसे सपोज मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन का गेट है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, एक छोटा सा नोटिस लगा दिया जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि वैकेंसी है और आप आ सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा, हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, किस चीज़ का जॉब है वो सब लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो ये नोटिस को पढ़ते हैं, उनका भी आँख दिया हुआ है और फिर खुश होते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको। कैजुअल कॉलर्स मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बुक होता है, क्या होता है, बुक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फाइल। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फाइल। अब आप पूछेंगे एप्लीकेशन फाइल में क्या होता है, बता रहे हैं एप्लीकेशन फाइल में क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है एप्लीकेशन होता है, आप बोलेंगे हैं एप्लीकेशन किस चीज़ का, तो एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग आए ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ एक इंसान आया बोला कि मेरे को जॉब चाहिए, तो उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन यहाँ पे स्टोर करके रख लिया गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद और एक बाबू साहब आए, बोले हमको जॉब चाहिए, लेकिन उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो उनका भी एप्लीकेशन यहाँ पे रख लिया गया, ठीक है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मतलब पिछले बार जब जॉब दिया जा रहा था तो कुछ लोगों के नाम बच गए थे, जिनको कि वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। मतलब पिछले बार जब हम जॉब दिए ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके, तो कुछ लोग बच गए थे, सिलेक्ट होने बच गए थे, ये 3 लोग येलो कलर वाले, तो इन लोगों के नाम इन लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। और ऑर्गेनाइजेशन वाले बोले थे कि ठीक है अभी तो नहीं है, अभी तो हो गया हमारा वैकेंसी फिलअप हो गया, अभी हमारा जगह फिलअप हो गया, आप नेक्स्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट होगा तब आपको हम बुलाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में नाउ, ये इंसान का रेड वाला एप्लीकेशन यहाँ पड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला एप्लीकेशन यहाँ पड़ा हुआ है और येलो वाला एप्लीकेशन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन इसमें पड़े हुए हैं, जिनको कि ऑर्गेनाइजेशन एक फ़ाइल बना करके रखा है, जिसको बोलें एप्लीकेशन फ़ाइल। एप्लीकेशन फ़ाइल मतलब इसमें हर इंसान का एप्लीकेशन रखा गया है और उसमें जब जैसे रिक्वायरमेंट होता है इसमें से कॉल किया जाता है। मतलब जैसे साल भर कोई ना कोई तो आते रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई कोई जॉब वॉब है तो दे दो, तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन उनका एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन फ़ाइल में रख देता है। उनका जो रिज्यूम, जो उनका बायोडाटा होता है, उसको एक एप्लीकेशन फ़ाइल में रख देता है। कौन? ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फ़ाइल। अब एप्लीकेशन फ़ाइल से जब उनको ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि अभी हमको रिक्वायरमेंट है, तो क्या करता है एप्लीकेशन फ़ाइल को खोलता है। फिर खोलने के बाद इन लोगों को बुलाता है, पहले रेड वाले को बुलाएगा, ब्लू वाले को बुलाएगा, फिर येलो वाले को बुलाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स।
और कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होता है कैजुअल कॉलर का मतलब, ठीक है। अब देखो ये एक तरीका है कैजुअल कॉलर का, और कुछ बुक्स जो मैंने स्टडी किए थे उसमें ऐसा भी लिखा हुआ था कि, बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, सुन सकते हैं आप ये भी। जैसे कि जिनको हम परमानेंट नहीं रख सकते, जैसे कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट सिर्फ कोई पर्टिकुलर सीज़न में होता है। जैसे मान लीजिए अभी समर सीज़न है, ठीक है। समर सीज़न में ऑर्गेनाइजेशन को कूलर मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। कूलर मैन्युफैक्चरिंग करना है। राउंड द ईयर वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो राउंड द ईयर वो सपोज मान लीजिए बिस्किट मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन समर सीज़न में वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, कूलर मैन्युफैक्चर करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कूलर वाले जो एम्प्लॉई हैं, जो स्टाफ हैं, उनको सिर्फ समर सीज़न में ही बुलाएगा, ठीक है। ओनली कॉल ओनली इन समर, ठीक है। उनको सिर्फ समर सीज़न में ही बुलाया जाएगा। किसको, वो कूलर बनाने वाले स्टाफ बोलिए, एम्प्लॉय बोलिए, या फिर मैकेनिक बोलिए, जो भी बोलिए। उनको राउंड द ईयर नहीं बुलाया, क्योंकि राउंड द ईयर वो कूलर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, राउंड द ईयर वो बिस्किट मैन्युफैक्चर करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगा, मैं राउंड द ईयर इनको बैठे बैठे तनख्वाह क्यों दूँ, ये कूलर मैन्युफैक्चर करने वाले को मैं क्यों तनख्वाह दूँ, इनको मैं समर में ही बुलाता हूँ, समर में ये लोग काम करेंगे, और समर में मैं उनको 2 महीना 3 महीना जितना मैं काम करेंगे, अप्रैल मई जून, उतना 3 महीने का पैसा दे दूंगा। तो उसको भी बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर्स 2 टाइप के होते हैं। एक मैं बोला जिनका कि एप्लीकेशन फाइल में रिकॉर्ड रहता है और उनको जब मर्जी, मतलब जब वैकेंसी होता है बुलाया जाता है, वो एक टाइप के कैजुअल कॉलर हुए। और कुछ बुक्स में कैजुअल कॉलर का मतलब ये भी बताया गया है जो मैं आपको बताया, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ, जिसको बनाना है, जो बच्चों को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। हमने कंप्लीट किया डायरेक्ट और कैजुअल कॉलर। थर्ड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप जानते ही होंगे कितना टाइप से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है आजकल हर चीज़ का। तो एडवर्टाइज़ करके भी हम एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आओ और काम करो। जैसे कि एडवर्टाइजिंग, अब जिस टाइप का जॉब होगा उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जॉब जिस टाइप का है उस टाइप के एडवर्टाइजिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपका जॉब 2 टाइप का है, एक है स्वीपर का, एक है सीए का, ठीक है। सीए का जॉब के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आपको सीए चाहिए, और एक चाहिए आपको स्वीपर, ठीक है। स्वीपर मतलब जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको हम स्वीपर बोलते हैं। तो और एक जॉब है आपके पास, हाई लेवल एम्प्लॉय आपको एक तो चाहिए, ठीक है। एकदम हाई लेवल, जैसे आपको बनाना है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के जॉब, मतलब 3 टाइप के एम्प्लॉय आपको चाहिए। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है ब्लू कलर का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप का जॉब वैकेंसी है। तो अब देखिए, जिस टाइप का जॉब होगा उस टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्वीपर का जॉब है, तो आप एडवर्टाइजमेंट देंगे लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। आपको स्वीपर का रिक्वायरमेंट भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी रिक्वायरमेंट है, और एक हाई लेवल CFO का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जिस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइप के लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो ना वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको
स्वीपर का रिक्वायरमेंट है और आप उनको वो चीज़ बताएंगे, स्मार्टफोन में एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो कौन सा स्वीपर आजकल स्मार्टफोन पकड़ता है? ठीक है, स्वीपर लोग उतना ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, लाइक वाइज आपको एक सीए का भी रिक्वायरमेंट है। तो सीए लोगों का एक जर्नल होता है जिसका नाम होता है सीए जर्नल। तो आपको सीए जर्नल में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। और आपको एक हाई लेवल एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है सीएफओ का, तो आपको नेशनल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। आपको नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस टाइप का आपको एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है उस टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं मीडिया। ये लोकल न्यूज़पेपर भी एक मीडिया है, सीए जर्नल भी एक मीडिया है, न्यूज़पेपर भी एक मीडिया है, नेशनल न्यूज़पेपर भी एक मीडिया है। ठीक है, तो द मीडिया डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। मीडिया डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, ये है मीडिया। ठीक है, और एक मीडिया भी होता है टीवी। ठीक है, ये भी अलग सा पॉइंट है, अलग सा भी आप लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट ऑन ये टेलीविज़न में भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको और एक जॉब का रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आपको चिल्ड्रन चाहिए कार्टून बनाने के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन चाहिए आपको कार्टून बनाने के लिए। ठीक है, छोटा या न्यू मतलब छोटा कोई प्रोग्राम बनाना है आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो आपको चिल्ड्रन चाहिए। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए आप टेलीविज़न में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो जिस टाइप का जॉब आपका है उस टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब तो आपको सबको पता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग आप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। अगर स्वीपर का जॉब चाहिए तो लोकल न्यूज़पेपर में देंगे, सीए का जॉब चाहिए तो सीए जर्नल में देंगे ताकि आपको सीए जल्दी मिले। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन का जॉब चाहिए तो टेलीविज़न में देंगे। तो द मीडिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट दो टाइप का होता है। एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों वैसे एक ही पॉइंट है, आप अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, एक ही पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, ये सारे मीडिया के नाम हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। याद कीजिए, ये चीज़ मैं आपको बताया था। मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाऊँगा, आप देखते जाएंगे टीवी स्क्रीन में। ध्यान से देखते रहिए और डायग्राम को याद करते रहिए, मैं आपको बोलूँगा नहीं, आपको खुद याद करना है कि ये मैं बताया था आपको। ठीक है, आई होप आप सबको याद आ गया होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बताया था। जैसे ये एक एक्सचेंज होता है जो कि बीच में मीडिएटर का काम करता है। जैसे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एम्प्लॉय चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक्सचेंज के पास कांटेक्ट करेगा कि उनको पूछेगा। कौन पूछेगा, ये इनको पूछेगा कि आपके पास कोई एम्प्लॉय का एप्लीकेशन है क्या, तो ये बोलेगा हाँ
अब आप पूछेंगे कि इसके पास एप्लीकेशन कहाँ से आएगा। जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज के पास जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सचेंज के पास, और वो वहाँ पे बता देंगे कि हमको जॉब चाहिए। कौन बताएगा, ये दोनों। सपोज मान लीजिए ये हैं मिस्टर गोचू और ये है मिस्टर इडियट। तो दो हैं, एक है मिस्टर घोंचू और एक है मिस्टर इडियट। तो मिस्टर घोंचू और इडियट जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन गवर्नमेंट एक्सचेंज को देंगे। इनके गवर्नमेंट एक्सचेंज के पास घोंचू और इडियट का एप्लीकेशन पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा, उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए होगा, तो वो गवर्नमेंट एक्सचेंज के पास जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाएंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, मिस्टर घोंचू और मिस्टर इडियट का एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा। फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको कॉल करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ और जॉब करो, इनको कॉल करेगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आएगा, ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट एक्सचेंज होता है, सिमिलर पॉइंट है प्लेसमेंट एजेंसी का। ये यहाँ पे प्राइवेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को मिटा करके हम कर देते हैं प्राइवेट। प्राइवेट एजेंसी, ठीक है। प्राइवेट एजेंसी, ठीक है। तो जस्ट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट एजेंसी होते हैं जो कि सेम काम करते हैं। सेम कोई घोंचू और इडियट होते हैं, घोंचू और इडियट, मिस्टर घोंचू और मिस्टर इडियट, तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट एजेंसी में जाएंगे, अपना एप्लीकेशन दे देंगे, उनके पास एप्लीकेशन रहेगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्राइवेट एजेंसी को कांटेक्ट करेगा, प्राइवेट एजेंसी उनको घोंचू और इडियट का पता बता देंगे, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इसको कांटेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों सेम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, बोथ आर सेम। बस इसमें क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के लिए ज़्यादा होता है और उसमें गवर्नमेंट कंपनियां ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे टाटा कंपनी, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट, इसका नाम तो मेरे ख्याल से आप सुने ही होंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट का नाम। देखिए क्या होता है, ये है आपका कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज से पढ़ करके निकले, क्या पढ़ के निकले, MBA, ठीक है, या फिर MCOM, या फिर इंजीनियरिंग। अब आपका हो गया पढ़ाई, आप ख़त्म हो गया, कॉलेज से आप निकले, MBA MCOM पढ़ के आपका ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले क्या करते हैं, कुछ कंपनी वाले होते हैं, जैसे कि एक कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, एक कंपनी है टाटा, ठीक है, और एक कंपनी है रिलायंस। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ कैंपस रिक्रूटमेंट, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैंपस रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है और किसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, 4 साल का आपका डिग्री था MBA MCOM का, जब लास्ट ईयर था, जब 6 महीने बचे थे, बिफोर 6 मंथ क्या हुआ,
ये काम होता है बिफोर 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ ऑफ गेटिंग डिग्री। जो आपको डिग्री मिलने वाली थी उसके 6 महीने पहले क्या होगा, ये लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। कौन? इन्फोसिस, टाटा और रिलायंस। ये क्या करेंगे, आपके कॉलेज में आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैंडिडेट किस टाइप के हैं, ठीक है। अब जो इन्फोसिस वाला है उसको चाहिए हर साल इंजीनियर्स, ठीक है, तो वो आपके कॉलेज में आएगा और इंजीनियर्स का इंटरव्यू वगैरह लेगा, सब कुछ लेगा, जो जो उनको पसंद आएंगे वो उनको ले जाएगा अपने साथ। ले जाएगा मतलब सिलेक्ट कर लेगा। फिर इनका जब 6 मंथ का कोर्स ख़त्म होगा तो वो सीधे उनको जॉब मिल जाएगा इन्फोसिस में, ठीक है। समझ में आया? इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। सेम प्रोसीजर होता है MBA और MCOM वाले के साथ। सपोज़ मान लीजिए टाटा कंपनी को चाहिए, टाटा कंपनी को चाहिए MBA, तो ये भी सेम जाएगा MBA के पास, मतलब कॉलेज जाएगा और MBA लोगों को सिलेक्ट करेगा। जब उनका कोर्स ख़त्म हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ, तो वो लोग टाटा कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। सिलेक्ट करेगा मतलब ऐसे सिलेक्ट थोड़ी ना करेगा, ये भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं करेगा। टाटा कंपनी वाला जाएगा कॉलेज में, देखेगा कि कैंडिडेट कैसे हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह लेगा, टेस्ट वगैरह लेगा, सब कुछ लेगा, ठीक है। उसके बाद जा करके सिलेक्ट करेगा। सिमिलरली रिलायंस भी वैसे ही करेगा। तो इसको बोलते हैं, MCOM वाले को सिलेक्ट किया तो इसको बोलते हैं हम कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये प्रोसीजर मेनली फॉलो होता है बीकॉम में भी होता है, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे आप, इंजीनियरिंग में भी होता है, MBA में भी होता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर, इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। नाम से पता चल रहा है जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं वो कुछ रेकमेंड करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सपोज़ मान लीजिए ये डायग्राम मिटा रहा हूँ अब मैं। अब यहाँ पे ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, सपोज़ आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं। कौन? आप खुद यहाँ पे टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कंपनी भी ठीक चल रहा है। अब कंपनी में वैकेंसी है, ठीक है। आपके जैसे और भी लोग हैं जो कि टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वैकेंसी है। तो कंपनी क्या करता है, अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है ना, उन्हीं को पूछता है कि आपकी नज़र में कोई प्रॉपर कैंडिडेट है क्या हमारे इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ये हैं रेड वाले, तो ये रेड वाले जो इनको पूछेगा कि आपके नज़र में कोई एम्प्लॉय है क्या, तो एम्प्लॉय लोग क्या बोलेंगे, जिनकी नज़र में कुछ होगा तो बोलेंगे। जैसे मान लो जो ये है मिस माधुरी, ये है माधुरी और ये कर रही है काम कहाँ, टाटा कंपनी में, ठीक है। अब इसकी एक बहन है। कौन है? इसकी बहन है जिसका नाम क्या है, कैट। क्या? कैट। हाँ, इसकी बहन का नाम है कैट। अब ये क्या करेगी, बोलेगी कि हाँ मेरी एक बहन है जिसका नाम है कैट, बिल्ली नहीं कैट। तो अभी टाटा कंपनी को बोलेगी कि मेरी बहन को रख लो, आपको अगर सही लगता है तो टाटा कंपनी वाले क्या करेंगे, माधुरी के रेफरेंस पे मिस कैट को जो ये वैकेंसी है उसमें रख लेंगे, ठीक है। अब कल को अगर कैट ढंग से काम नहीं करती है तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑब्वियसली माधुरी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। लाइकवाइज हर एम्प्लॉय के कोई ना कोई रिकमेंडेशन से कंपनी जॉब पे रख लेता है किसी ना किसी को। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पॉइंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
अब देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होता है। देखो ये जो आपके सामने में स्क्रीन में ये ग्रीन वाला इंसान चश्मा लगा के, ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब आप पूछेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये एक ठेकेदार है जिसके अंदर में एम्प्लॉयज़ लोग हैं बहुत सारे, और ये जनरली गांव में होता है ऐसा, विलेज एरिया में, कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक मुखिया होता है जिसके अंडर में लेबर लोग होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय लोग, मतलब इसके छोटे छोटे एम्प्लॉय लोग होते हैं जो कि लेबर का काम करते हैं, जैसे कुछ कुछ सामान वजन वजन उठाना या फिर कुछ सामान को कूली टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। अब इसने देखा कि एक जॉब टाउन में है, इसको पता चल गया कि एक जॉब टाउन में है, तो ये क्या करेगा, टाउन में एक जॉब है, यहाँ पे एक इंसान है, बोलेगा कि अब ये जो इंसान है इसे कांटेक्ट किया, बोला कि हमको लेबर चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास हैं लेबर, यस, ठीक है। अब ये जो जितने सारे लेबर हैं ये इसके पास भेज देगा। कौन भेज देगा, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और बदले में इसको कुछ कमीशन चाहिए, बदले में इसको कुछ कमीशन चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, एक इंसान होता है नॉर्मली, एक इंसान होता है नॉर्मली, वो कॉन्ट्रैक्टर टाइप का होता है, मतलब ठेकेदार होता है, उसके अंदर में एम्प्लॉय होते हैं, और जब वो देखता है कि कोई जॉब है तो वहाँ पे उस एम्प्लॉय को भिजवा देता है और बदले में कुछ कमीशन ले लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये जनरली विलेज एरिया में होता है। लास्ट पॉइंट है वेब पब्लिशिंग। लास्ट पॉइंट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आपने नाम तो सुना ही होगा, क्या, बताता हूँ, www.naukri.com। www.naukri.com मतलब ये क्या होता है, एक वेबसाइट होता है, जैसे फेसबुक है ना वैसे ही एक वेबसाइट होता है जिसमें कि एम्प्लॉय लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिनको जॉब चाहिए वो खुद को यहाँ पे क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट के पास सारा जानकारी होता है इन लोगों का, ठीक है। अब जैसे कंपनी को एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, यहाँ पे है कंपनी, उसको एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेगा, इस साइट में जा कर के ले लेगा इन्फॉर्मेशन, और साइट वाले को कुछ फ़ीस पेमेंट करेगा, फ़ी पेमेंट करके ये लोग का इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में भी ये भी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपको मैं naukri.com वाला साइट दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पे देखिए आप naukri.com वाला साइट आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे यहाँ पे सब चीज़ ब्लिंक हो रहा है, जैसे आपको जिस टाइप का जॉब चाहिए, देखिए कॉग्निजेंट जो है एक कंपनी का नाम है, देखिए ये जो कैसे फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, कॉग्निजेंट जो है ये कंपनी का नाम है, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हायरिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यार वी आर हायरिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस एरिया में, और यहाँ पे सारे कंपनी के नेम फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे अभी ये चेंज होता जा रहा है ना, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में। देखिए VMware, लासर एंड टर्बो, है ना, तो इस टाइप के यहाँ पे कंपनियाँ हैं, देखेंगे आप। तो ये जो साइट है आप देखिए, ये जो साइट है इसका नाम है naukri.com,
देखिए naukri.com, ठीक है। तो इसको वेब पब्लिशिंग बोलते हैं, जिसका काम है एप्लीकेशन लेना एम्प्लॉय लोग से और उसको कंपनी में देना। अब कंपनी यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था, फाइंड ए जॉब एट इंडिया नंबर 1 जॉब साइट, इसी को हम बोलते हैं naukri.com। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको, ठीक है। तो हम आते हैं वापस हमारे स्क्रीन पर। तो आई होप आप सबको ये चीज़ मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है ये, साथ में आपको कोई मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैं ये सब मिटा करके देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार बता देता हूँ। मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं, और वेब पब्लिशिंग अभी हमने देखा naukri.com की मदद से। तो हम पढ़े एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मेरिट्स और डीमेरिट्स, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है। पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश टैलेंट मिलता है। फ्रेश टैलेंट, यस, फ्रेश टैलेंट मतलब न्यू ब्रेन। जैसे कि आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन में हैं कई साल से, उनका तो जितना नॉलेज है वही है, इम्प्रूव थोड़ी ना हो गया है। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमको एक नया एम्प्लॉय मिलेगा, शायद उसका कुछ नया दिमाग हो तो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रेश टैलेंट, ठीक है। वाइडर चॉइस मतलब बहुत सारा चॉइस हमको मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे कि कितना सारा तरीका है। अभी आप देखें कॉमन मेथड्स में, आप देखें कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कितना सारा तरीका है, आप कितना सारा चॉइस आपको मिल जाता है, आपको जिस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए वैसे मिल जाते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड पर्सनल भी मिलते हैं भाई, क्वालिफाइड पर्सनल। आपने देखा कि कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनी वाले कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में उनको जिस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए उस टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्वालिफाइड होते हैं, ऐसे नहीं कि ऐरे गहरे कोई भी एम्प्लॉय आ जाते हैं। MBA भी क्वालिफाइड होते हैं, इंजीनियर्स भी जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, CAs भी क्वालिफाइड होते हैं। CAs का भी ऐसा भी होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है CAs का, ठीक है। और इसके अलावा BCom वाले, MCom वाले बच्चों का भी होता है कॉलेज में, ठीक है। तो क्वालिफाइड पर्सनल भी उनको मिल जाते हैं कंपनी वालों को। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये वही बात है, लेटेस्ट नॉलेज होता है उनके पास। मतलब जैसे मान लीजिए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए एक कंपनी गया है इन्फोसिस इंजीनियर्स को हायर करने, ठीक है। यहाँ है इन्फोसिस, वो गया है इंजीनियर्स को लेने कैंपस रिक्रूटमेंट में। अभी आप पढ़े ना कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, वही। तो इंजीनियर्स जो अभी नए बने हैं तो उनके पास लेटेस्ट नॉलेज रहता है, वो लोग अभी पढ़ के निकले हैं तो उनको लेटेस्ट स्किल के बारे में पता होता है, लेटेस्ट वो पढ़ाई किए होते हैं तो उनको लेटेस्ट नॉलेज होता है उनके पास, ठीक है। और एक पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई बाहर का बंदा आएगा, नया बंदा, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट होगा ना, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि जो नया बंदा है वो हमसे आगे ना चले जाए, और जो नया बंदा है वो सोचेगा कि
ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं मैं उनको पीछे छोड़ दूं और मैं आगे निकल जाऊं, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में जागेगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। 5 तो है, पहला है फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, दूसरा है वाइडर चॉइस, थर्ड नंबर है क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है और उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होता है। ठीक है, अब है दूसरा टॉपिक जो है वो है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या चीज़ का है? द मोराले ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं ये लोग रूठ जाते हैं, बेचारे उन लोगों का उत्साह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो नया एम्प्लॉय आ जाते हैं तो उनका मोराले डाउन हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, हमको पूछा ही नहीं गया, हमको इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू हमको लिया ही नहीं गया, जबकि हम ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल से हैं। तो उनका मोराले कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो नया एम्प्लॉय है वो है तो बड़ा समझदार, ठीक है, उसके सर पे है ताज, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आगे नहीं टिक पाता है कई बार, और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, जो नया एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आगे नहीं टिक पाता, रूल्स को वो समझ नहीं पाता, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाता है। ठीक है, और उसके बाद है इट इज़ एक्सपेंसिव टू इन्वाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव भी होता है। आप देखेंगे कि कितना टाइप का हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, इसमें क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट लगता है। या फिर naukri.com से भी आपको एम्प्लॉय लेने होते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज कॉस्ट लगता है। या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, जहाँ पे जो भी पॉइंट है ना वो सब आप देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बहुत खर्चा होता है, तो वो एक्सपेंसिव माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 पॉइंट, पहला पॉइंट है, और एक पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं फिर बता दूंगा। लेंदी प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस तो है ही, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई है, आप उसको ही प्रमोशन या ट्रांसफ़र करके अपना वैकेंसी फुल अप कीजिए, वो सिंपल प्रोसेस है, या फिर आप नया एम्प्लॉई बाहर से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे, वो सिंपल है। ऑब्वियस सा बात है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है वो आपको उसी को जॉब में रखना सिंपल है, तो ये क्या प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम क्या क्या डिस्कस किए डिसएडवांटेज में? मोराले डाउन हो जाता है, ठीक है, जो नया एम्प्लॉय वो रूल समझ नहीं पाता है। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंसिव हो जाता है, और फोर्थ पॉइंट है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स विच आर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आई होप यू ऑल एन्जॉयज टुडेज़ वीडियो। इसमें आज में हमने देखा मेथड्स पढ़े हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, उसके बाद एडवांटेज पढ़े और फिर अभी डिसएडवांटेज पढ़े। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करेंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा, वो उससे मैं मोटिवेट रहूँगा आपके लिए ऐसा वीडियो बनाने के लिए। शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको ही ये वीडियो जब नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। बेल आइकन को आप ऑन कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ इसके साथ ही। मैं आपको माइंड मैप दिखाना चाहता हूँ बट ये समहाउ खुल नहीं रहा है। तो देखिए, ये रिक्रूटमेंट का ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। कल हम ख़त्म किए थे इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आज हमने किया एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आप सबको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।